चलिए अभी की क्लास में आप लोगों को हम क्वेश्चन जो दिए हुए थे तो उनका डिस्कशन करेंगे। 21वां टेस्ट और डेमो टेस्ट इन दोनों का डिस्कशन जो है हम कर चुके हैं। अपने यूट्यूब चैनल पर भी उसको अपलोड कर दिए हैं। इनके अलावे जो भी टेस्ट पेपर है तो उनका डिस्कशन नहीं हुआ है। तो आप लोगों को आज से कल तक में हमको अलग अलग समय दे करके इन सारे पिछले क्वेश्चन पेपर पर एक नज़र में डिस्कस जो है करा देना है, एक नज़र में बता देना है सारे क्वेश्चन को, जिससे कि आप लोगों का इन प्रश्नों के प्रति जो कॉन्सेप्ट है वह क्लियर हो जाए। ये जो आपको 22वां टेस्ट पेपर है पॉलिटी मॉडर्न क्वेश्चन पार्ट 1 काफी इम्पोर्टेंट है। आपको इसमें सारे क्वेश्चन इनको हमने 6, 7, 8 का जो SCERT का बुक है उनसे लिया है और बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए आप लोग ध्यान से जो है देखिए। क्वेश्चन कह रहा है इसमें इनमें कौन महिला समाज सुधारक ने स्त्रियों के शिक्षा की दिशा में कार्य किया। देखिए इसमें आपको पंडिता रमाबाई महाराष्ट्र की थी, राम सुंदरी देवी बंगाल की थी, बेगम रुकैया सखावत ये भी आपको बंगाल की थी। इन तीनों ने आपको स्त्रियों के शिक्षा की दिशा में क्या क्या कार्य किया। आपको NCERT का जो बुक है क्लास 6, 7 में तो इन तीनों का उल्लेख है। तो उपर्युक्त में एक से अधिक वाला जो ऑप्शन है, पांचवा ऑप्शन, वो आपको क्या होगा, सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है स्त्रियों को मिले मताधिकार के संबंध में सही सुमेलित कौन है। देखिए यहाँ अमेरिका 1928 लिखे हैं, लेकिन अमेरिका में आपको 1920 में ही स्त्री को मताधिकार मिला था। और इंग्लैंड 1920 लिखे हैं तो इंग्लैंड में आपको 1928 में स्त्री को मताधिकार मिला था। इसीलिए यह दोनों सुमेलित नहीं है। और भारत में आपको पहली बार 1926 में स्त्रियों को मताधिकार मिला था। तो तीसरा ऑप्शन जो है वह सही सुमेलित है, भारत 1926। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल में यदि तेलुगु माध्यम का विद्यालय खोलने की मनाही की जाए तो यह किस मौलिक अधिकार का हनन होगा। तो आप लोगों को हम जो मौलिक अधिकार पढ़ाए थे तो उसमें जो है आपको देखिए 1919 नहीं होगा, आंसर 1926 होगा, क्योंकि ये डाटा आपको SCERT के बुक से है। हाँ, तो ये जो क्वेश्चन था कि पश्चिम बंगाल में यदि तेलुगु माध्यम का विद्यालय खोलने की मनाही की जाए तो यह किस मौलिक अधिकार का हनन होगा। तो आप लोगों को हम बताए हैं मौलिक अधिकार में पांचवा मौलिक अधिकार जो है वह है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 और 30 में है। तो इन अनुच्छेदों में वर्णित है कि कोई भी जो अल्पसंख्यक समुदाय कहीं पर है भारत में, वह अपने पसंद का जो है सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्था जो है वह स्थापित कर सकता है। तो यहाँ है कि पश्चिम बंगाल में तेलुगु माध्यम, तो निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल में जो तेलुगु भाषा भाषी लोग होंगे वह अल्पसंख्यक होंगे और उनको जो है आपको उस विद्यालय खोलने से मनाही किया जा रहा है।
तो सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार वाला जो आपको मौलिक अधिकार है 29-30, उसी का क्या होगा, हनन होगा। तो चौथा ऑप्शन इसमें सही उत्तर है। आगे नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि संविधान की जो 11वीं अनुसूची है न, तो उसमें स्थानीय स्वशासन के लिए कितने प्रतिशत पद को आरक्षित करने की बात की गई है। तो सही उत्तर इसका 33% होगा। यानी 11वीं अनुसूची जो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, उसमें आपको 33%, 1/3 सीट जो है वो स्थानीय स्वशासन के पदों में आरक्षण की बात की गई है। हालांकि बिहार, हमारा राज्य बिहार जो है, यहाँ पर आपको 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। तो बिहार का स्पेशल रहेगा तब तो 50% होगा, लेकिन यहाँ पूरे देश की बात की जा रही है, तो पूरे देश में यह प्रावधान है कि कम से कम 33% सीट जो है आरक्षित होना चाहिए महिलाओं के लिए। आप उससे ज्यादा कर सकते हैं, कम नहीं कर सकते। तो बिहार में तो 50% है, लेकिन देश में आपको 33% है। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन के संबंध में सत्य कथन है। आप लोगों को बता दे कि अमेरिका में आपको एक तो गोरे लोग रहते हैं जो कि इंग्लैंड से जाकर के या यूरोपियन कंट्री से जाकर के वहां पर बस गए हैं। दूसरा, वहां पर एशिया अफ्रीका से आकर के लोग जो है वहाँ रहते हैं, और वहाँ का जो मूल निवासी है रेड इंडियन, वो भी वहाँ रहते हैं। तो ये मूल निवासी वहाँ का जो है, और जो आपको अफ्रीका या एशिया से जाकर के रह रहे हैं, तो वो आपको वहाँ पर काले वर्ण के हैं ना, और जो आपको यूरोप से आकर के रहे, इंग्लैंड से आकर के वहाँ पर निवास कर रहे हैं, वो गोरे हैं। तो ये आपको गोरे जो है बहुसंख्यक है, और ये जो काले हैं अफ्रीकन या एशियाई या वहाँ का मूल निवासी, तो वो जो है वहाँ पर क्या है, अल्पसंख्यक है। तो वहाँ पर इन लोगों के साथ जो है आपको पहले क्या होता था, अत्याचार होता था। हुआ क्या था आपको, 1 दिसंबर 1955 को रोजा पार्क्स रोजा पार्क्स नाम की एक अमेरिकी अफ्रीकन महिला थी, यानी अफ्रीकन मूल की अमेरिका की नागरिक महिला रोजा पार्क्स थी। वो आपको बस से सफर कर रही थी। तो एक गोरा व्यक्ति जो है वहां पर आया बस में, और उनको सीट नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने रोजा पार्क्स से कहा कि आप सीट से उठ जाइए, जैसा कि गांधी जी के साथ किया गया था दक्षिण अफ्रीका में। रोजा पार्क्स जो है वो सीट से नहीं उठी, तो बाद में उनके साथ उन्होंने क्या किया, मारपीट किया। तो यह जो घटना घटी, इसी घटना के बाद आपको पूरे अमेरिका में जो अश्वेत लोग थे, उन्होंने नागरिक अधिकार आंदोलन जो है शुरू किया, और उनका यह आंदोलन सफल हुआ, और 1964 में आपको अमेरिका में नागरिक अधिकार अधिनियम पारित हुआ, और इस अधिनियम के द्वारा आपको अमेरिका में श्वेत और अश्वेत के बीच भेदभाव पर रोक लगा दी गई। तो यहाँ अमेरिका के नागरिक अधिकार आंदोलन के संबंध में जो ये तीनों कथन है, वो बिल्कुल क्या है, सत्य है। इसीलिए पांचवा ऑप्शन इनका सही उत्तर होगा। अगला है, बिहार विधान परिषद की कुल 75 सीट का बंटवारा में कौन गलत है। देखिए, विधान परिषद के लिए जो कंडीशन सब है, 6 गो राज्य में आपको विधान परिषद है। ये चीज आप लोगों को पता है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में 6 राज्यों में आपको क्या है, विधान परिषद है। तो विधान परिषद के संबंध में जो शर्त है,
उसके गठन के संबंध में, उनके संरचना के संबंध में, वो चीज आप लोग क्लियर रूप से जान लीजिए। देखिए, विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 40 होना चाहिए और अधिकतम संख्या उस राज्य के विधान सभा के सदस्य की संख्या से का 1/3 होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे हम बिहार की ही बात करें तो यहाँ पर 243 विधानसभा का सीट है, तो उसका 1/3 81 हुआ, उसका 1/3 81 हुआ, तो उससे ज्यादा सीट यहाँ पर विधान परिषद का नहीं हो सकता। लेकिन आपको बिहार में विधान परिषद का कुल सीट कितना है, आपको 75 है। अब विधान परिषद का जो कुल सीट है, ठीक है, उसमें कंडीशन है कि लगभग उसका 1/3 सीट जो है वो उस राज्य के स्थानीय निकाय की जो संस्था है, यानी पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और जिला परिषद, तो उन स्थानीय निकाय के संस्था के जो प्रतिनिधि है वह उसके 1/3 सदस्य को चुनेंगे। ठीक है, तो बिहार में क्या है, 75 गो सीट है, तो 1/3 तो 25 हुआ, लेकिन यहाँ जो जो भी बंटवारा हुआ है वह 72 पर बंटवारा हुआ है। ठीक है, और 3 गो जो बच गया वो विधान सभा सदस्य में बढ़ा दिया गया। तो होना चाहिए 1/3 जो है स्थानीय निकाय से, तो लेकिन बिहार में है आपको कितना, 24 सीट न, कहाँ से, स्थानीय निकाय से। उसके बाद 1/3 जो है वो आपको विधानसभा के सदस्य के द्वारा चुना जाना चाहिए। तो 1/3 तो 25 होता है, लेकिन विधानसभा के सदस्य द्वारा चुना गया सदस्य यहाँ पर कितना है, आपको 27 है। ठीक है, उनके बाद आपको नियम है कि स्नातक जो है उस राज्य के, तो स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों से 1/12 सदस्य चुना जाना चाहिए। तो 75 का यहाँ 1/12 नहीं, बल्कि 72 का 1/12, 6 सदस्य जो है स्नातक सीट से चुने जाते हैं। और शिक्षक निर्वाचन सीट से आपको 1/12 चुना जाना चाहिए, तो 1/12 72 का निकाल लिया है, 6 सदस्य यहाँ शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाते हैं। ABC तो सही है। और उसके बाद है कि 12 गो सीट न, यानी 1/6 सदस्य जो है वो चुना जाना चाहिए, तो वो जो है राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होना चाहिए। तो बिहार में आपको राज्यपाल के द्वारा मनोनीत सदस्य कितना है, 12, जबकि इसमें कितना दिया हुआ है, 10 न। इसीलिए चौथा ऑप्शन जो है इसमें क्या है, गलत है। चौथा ऑप्शन क्या है, गलत है। यानी आप लोग फिर से एक बार इस चीज को याद कर लीजिए कि 1/3 सदस्य कहाँ से चुना जाना चाहिए, स्थानीय निकाय से। कहाँ से, स्थानीय निकाय से। उनके बाद 1/3 सदस्य जो है उस राज्य के विधान सभा के सदस्य से चुना जाना चाहिए। ठीक है, उनके बाद 1/12 सदस्य जो है वह स्नातक सीट से चुना जाना चाहिए। फिर 1/12 सदस्य जो है वह शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुना जाना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जो बच गया आपको 1/6 सदस्य, वह किससे चुना जाना चाहिए, यानी राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होना चाहिए। तो बिहार में ये सब डाटा जो है वह किस पर निकाला गया है, 72 पर निकाला गया है। तो स्थानीय में 72 का 1/3 24 हो गया। और आपको विधान सभा से चुना हुआ जो सीट है विधानसभा के सदस्य से, वह 24 होना चाहिए न। 72 का 1/3 24, लेकिन वो जो 3 गो 75 गो जो सीट है, तो 3 गो जो एक्स्ट्रा है वो आपको विधानसभा वाला में जोड़ जाता है, तो 27 हो गया। फिर स्नातक से 1/12, तो यहाँ हम बता दिए कि यहाँ सब कुछ 72 पर निर्धारित किया गया है, तो 72 का 1/12 कितना हो गया, 6, 6 स्नातक। फिर शिक्षक से 1/12, तो शिक्षक से आपको 72 का 1/12 6 हो गया।
राज्यपाल द्वारा मनोनीत 1/6 सदस्य होना चाहिए। तो 72 का 1/6 कितना हो गया? 12। तो टोटल देख लीजिए, 12×6 18, 18×6 24, 24 और 27 आपको 24×7 31, 20 51, 51 24 कितना हो गया? 75। तो इसीलिए इसमें चौथा ऑप्शन क्या है? गलत है। समझ गए इस चीज को? समझे कि नहीं? ठीक है। अब आगे के क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट, आरटीई। तो आप लोगों को सीटेट में भी पढ़ाए हैं हम कि आरटीई जो है वह 2009 में बनकर क्या हुआ था? तैयार हुआ था। और 1 अप्रैल 2010 को इसे लागू किया गया। आरटीई 2009 में बनकर तैयार हुआ और 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। तो यहाँ क्वेश्चन था शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो उत्तर इसका क्या हो जाएगा? 2010। आगे है, भारतीय पुलिस सेवा में चयनित प्रथम महिला कौन है? तो आप लोग बचपन से याद किए होंगे, भारत की पहली महिला आईपीएस, भारत की पहली महिला आईपीएस कौन है? किरण बेदी है। कौन है? किरण बेदी। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा जिसे 2 अक्टूबर 2009 से पहले नरेगा कहा जाता है, के संबंध में गलत कथन क्या है? देखिए, जब केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार बनी 2004 में, ठीक है, तो उसी सरकार में आपको एक साल बाद 2005 में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम में जो है वो नरेगा क्या हुआ था? आया था 2005 में। तो नरेगा अधिनियम जो है वह 2005 में बना और लागू हुआ, और यह भारत सरकार की क्या है? योजना है। इसके तहत इसके तहत आपको गांव के जो बीपीएल परिवार के एक सदस्य को न वर्ष में कम से कम 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है। यदि आपको रोजगार सरकार नहीं दे पाती है न इन लोगों को, तो फिर इसके लिए वह किसका माई कौन हुआ? किसी का माई कौन है? मीनाक्षी, मीनाक्षी आप अपने माइक को बंद कर लीजिए। मीनाक्षी, माइक को बंद कर लीजिए। रही है, कहीं जा रही है, सुन रही है। एक सेकंड। हम्म, आवाज नहीं जा रही है अस्मिता हमारी? ओके, आ रही है। तो आपको 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है। तो यह अधिनियम 2005 में बना, भारत सरकार की योजना है यह। और 2 अक्टूबर 2009 से आपको मनरेगा को, सॉरी, नरेगा को मनरेगा कहा जाने लगा। ठीक है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है, दूसरा भी कथन सही है, लेकिन तीसरा जो कथन है कि यह बीपीएल और एपीएल दोनों प्रकार के परिवारों के लिए है, ये गलत है। ये केवल गरीबी रेखा से नीचे जो परिवार जीवन यापन करती है उनके लिए है। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो है वह सी नंबर, गलत कथन आपको चुनना था। उत्तर क्या हो जाएगा? सी नंबर। आगे है आपको कहां से 55 किलोमीटर दूर दियारा क्षेत्र की 5 महिलाओं ने मिलकर ऑल वुमेन न्यूज नेटवर्क 2007 में शुरू किया। तो ये आपको हम पहले भी एक दिन क्लास में बताए हुए थे। मुजफ्फरपुर से 55 किलोमीटर दूर दियारा क्षेत्र की 5
महिलाओं ने आपको 2007 में ऑल वुमेन न्यूज नेटवर्क क्या किया था, चालू किया था। सशक्त महिला का यह क्या है, एक उदाहरण है। तो इसका उत्तर जो है मुजफ्फरपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में गंगा के तटवर्ती इलाकों में मछुआरों को कब जल कर से मुक्त किया गया? इनका आंसर क्या दिए थे पता है आप लोगों को? बिल्कुल 1920 नंबर आंसर दिए थे। 1982। इनका सही उत्तर क्या होगा आपको? 1900। एक सेकेंड आप लोग रुक जाइए। ये आपको SCERT का क्वेश्चन है, ठीक है। और 1982 इनका सही उत्तर होगा। अगला है कि एक सेकेंड, हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है आपको कि सही कथन चुने। 1920 में आपको कांग्रेस ने भारत के लोगों द्वारा अपना संविधान खुद बनाने की बात की थी। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अगला है 1928 में मोतीलाल नेहरू और 8 नेताओं ने मिलकर भारतीय संविधान लिखने का काम किया था। ये भी बिल्कुल क्या है आपको सही बात है। 1934 में पहली बार स्वतंत्र संविधान सभा की बात की गई थी, मांग की गई। ये भी बात सही है। ये तीनों कथन सही है। तो उपर्युक्त में एक से अधिक वाला जो ऑप्शन है वो इसका सही आंसर होगा। अगला है कि उद्देशिका, उद्देशिका को ही हम क्या कहते हैं, प्रस्तावना कहते हैं। तो इसमें धर्म निरपेक्षता शब्द जो है कब जोड़ा गया था? तो आप लोगों को तो ये बिल्कुल पता है ये चीज कि उद्देशिका या प्रस्तावना में धर्म निरपेक्षता शब्द जो है वह संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा क्या किया गया था, जोड़ा गया था न। 3 गो शब्द जोड़ा गया था, धर्म निरपेक्षता, उनके बाद क्या सब था, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रात्मक और अ, समाजवादी। धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और समाज न समाजवादी। तो ये आपको 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, संसद के कार्यवाही की जो शुरुआत है वह कब से होती है न? तो संसद के कार्यवाही की जो शुरुआत है वो आपको प्रश्नकाल से होती है। किसी भी संसदीय सत्र का पहला घंटा क्या कहलाता है आपको? प्रश्नकाल। और प्रश्नकाल के ठीक बाद कौन सा काल शुरू होता है बताइए? बिल्कुल, प्रश्नकाल के तुरंत बाद जो है आपको शून्य काल क्या होता है, शुरू होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार प्रेस बिल कब पारित हुआ जिनका काफी विरोध हुआ और अंततः सरकार को उसे वापस लेना पड़ा? देखिए, बिहार प्रेस बिल जो है वह आपको 1982 में पारित हुआ था। और इस बिल के द्वारा ये कहा गया था कि सरकार के जो आलोचना करेंगे अखबार या चैनल, उन पर कार्रवाई की जाएगी, उन पत्रकारों पर जो सरकार की आलोचना में खबर लिखेंगे। इस बिल का जो है बहुत ज्यादा जो है पत्रकार बंधुओं ने विरोध किया और अंततः 1982 में ही सरकार को, बिहार सरकार को
यह बिल जो है वापस लेना पड़ा। ठीक है, तो बिहार प्रेस बिल कब पारित हुआ? 1982 में। ये सारा क्वेश्चन SCRT से है। अगला है कि भारत में विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम 1987 जो है कब से प्रभावी है ना। सबसे पहले हम लोग विधिक सेवा प्राधिकार को क्या करते हैं, समझ लेते हैं। देखिए, विधि भारत में प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि न्यायालय में वह अपना जो है क्या रख सकता है, वकील रख सकता है, जो मतलब उसके लिए क्या करेगा, बहस करेगा। ठीक है, तो बाद में यह देखा गया कि आपको कुछ समाज के ऐसे गरीब गुरबा लोग हैं जो वकील का खर्च नहीं उठा पाते और उसे जो है वह अपने तरफ से किसी से जिरह नहीं करवा पाते और वो फंस जाते हैं मामले में। तो इसलिए सरकार ने आपको जो है मुफ्त विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम 1987 बनाया, जो 9 दिसंबर 1995 से क्या है, प्रभावी है ना। और इस अधिनियम के तहत, ठीक है, उन लोगों को विधिक मुफ्त विधिक सहायता प्राप्त कराई जाती है जिसकी वार्षिक आय 1 लाख रुपया से अधिक नहीं हो न। और जो यदि वह SC ST जनजाति का सदस्य है, अनुसूचित जाति जनजाति का, उनको भी यह सहायता मिलता है। या कोई मानव दुर्व्यवहार से पीड़ित हो, भिखारी हो, या 18 वर्ष से कम आयु की लड़की हो, 16 वर्ष से कम आयु का लड़का हो, मानसिक रूप से बीमार हो न, तो इन सब को जो है आपको मुफ्त विधिक सहायता न किसके द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें कौन फौजदारी मामला है। तो आप लोगों को बताए थे कि फौजदारी मामला उसको कहते हैं जो अपराध की श्रेणी में आता है जिसमें तुरंत गिरफ्तारी होती है। ठीक है, तो उसको फौजदारी मामला कहते हैं। उसमें बताए थे कि मकान का किराए संबंधी विवाद है, जमीन विवाद है, या तलाक की बात है, ये सब दीवानी मामला है। यानी इसमें आपको व्यक्ति का तुरंत गिरफ्तारी नहीं होता है। लेकिन आपको कोई किसी का हत्या कर दिया, चोरी कर लिया, कोई डकैती कर लिया, या आपको दहेज के लिए वो अपनी पत्नी को तंग कर रहा है, तो ये सब आपको फौजदारी मामला है जिसमें आपको तुरंत व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है। तो कह रहा है इनमें कौन फौजदारी मामला है, तो दहेज को लेकर पति द्वारा पत्नी को तंग करना, ये क्या है, आपको फौजदारी मामला है। अगला क्वेश्चन है किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के कितने घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उसे प्रस्तुत करना अनिवार्य है। तो यह समय है 24 घंटा। 24 घंटे के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना क्या है, अनिवार्य है। अगला है वही क्वेश्चन कि मुफ्त विधिक सहायता किसे मिलती है, जिस परिवार की आय 1 लाख से कम हो, सही बात है। अनुसूचित जाति या जनजाति वाला परिवार हो, ये भी सही बात है। भिखारी या मनोविक्षिप्त या लड़का में वह जो 16 वर्ष से कम उम्र का है, लड़की में वह जो 18 वर्ष से कम उम्र का है, इन सबको सरकार जो है फ्री में जो है लीगल एडवाइजर ना, जो कानूनी सलाहकार है, वकील है, वह क्या कराती है, उपलब्ध कराती है। तो क्या होगा इसका पांचवा ऑप्शन, उपर्युक्त में एक से अधिक। अगला है सरकार का नियंत्रण कौन होता है। सरकार का नियंत्रक और मार्गदर्शक जो है
संसद। आवाज बीच में कट गया था। स्क्रीन पर अभी दिखाई पड़ रहा है क्वेश्चन? नहीं दिखाई पड़ रहा है तो लेफ्ट होकर के फिर से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। लेफ्ट होकर के ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। नहीं दिखाई पड़ रहा है तो लेफ्ट होकर के ज्वाइन कर लीजिए। लेफ्ट होकर के ज्वाइन करने के बाद दिखाई दे रहा है? ओके। हाँ, तो सरकार का नियंत्रक और मार्गदर्शक कौन होता है? तो संसद होता है। सरकार का नियंत्रक और मार्गदर्शक कौन है? संसद है। अगला है, भारत में कितने मुख्य धर्म मानने वाले लोग रहते हैं? इसकी संख्या आपको 8 है। कितना है? 8। वैसे भी संसार का 8 वो मुख्य धर्म है। कौन? हिंदू एक हो गया, इस्लाम दो हो गया ना, ईसाई तीन हो गया, सिख चार हो गया, बौद्ध पांच हो गया, जैन छह हो गया, पारसी सात हो गया, यहूदी आठ हो गया। इन आठों धर्मों के मानने वाले लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, यहूदी, इन आठों धर्म के मानने वाले लोग भारत में क्या करते हैं? निवास करते हैं। यानी धार्मिक दृष्टि से भारत में काफी क्या है? विविधता है। तो भारत में कितने मुख्य धर्म मानने वाले लोग रहते हैं? 8। हिंदू, इस्लाम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी और यहूदी। आगे आपको क्वेश्चन है कि किसने भारत को अनेकता में एकता का देश कहा था? तो सही उत्तर इसका क्या होगा आपको? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसने भारत की खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें इन्होंने वर्णन किया था कि भारत अनेकताओं में एकता का देश है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता का देश है भारत। ये नेहरू ने कहा था भारत की खोज नामक पुस्तक में। अगला जो क्वेश्चन है, एफआईआर के संबंध में गलत कथन चुने। तो देखिए, एफआईआर का वास्तव में पूरा नाम यहाँ हम मिस किए थे टाइप करने में, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। एफआईआर का पूरा नाम फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। हालांकि आपको यदि पुलिस छानबीन के बाद एफआईआर दर्ज करती है तो वो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होगा, लेकिन जनरली जो एफआईआर का पूरा नाम है वह फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। इस क्वेश्चन के आंसर में थोड़ा सा मिस हो गया था उस दिन। और एफआईआर जो है हमेशा आपको उसी थाना क्षेत्र में दर्ज किया जाता है जहां पर घटना घटा है ना। यदि प्रतापगंज थाना क्षेत्र में घटना घटा है तो आपको प्रतापगंज में ही जो है एफआईआर दर्ज कराना पड़ेगा। आप राघोपुर में दर्ज नहीं करा सकते। तो पहला कथन भी इसमें क्या है? गलत है। एफआईआर का पूरा नाम फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, यहाँ इन्वेस्टिगेशन है। और फिर दूसरा कथन है कि एफआईआर किसी थाना क्षेत्र में दर्ज किया जा सकता है, चाहे घटना कहीं भी क्यों न घटी हो। ये भी बात गलत है ना। ये भी बात क्या है? गलत है। उसके बाद एफआईआर डाक और इंटरनेट से भी दर्ज कराया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। एफआईआर का एक कॉपी आपको निःशुल्क मिलेगा, ये भी बात सही है। तो सी और डी क्या है? सही है, और ए और बी गलत है। तो यह हम क्वेश्चन का आंसर सेट करने में गलत किए थे। उस समय हम इन्वेस्टिगेशन को
एफआईआर का फुल फॉर्म मान लिए थे, तो इसलिए बी नंबर आंसर दिए थे, लेकिन इनका आंसर जो होगा ये दोनों गलत है और सी और डी क्या है, सही है। अगला है, भारत की न्याय प्रणाली कैसी है। देखिए, भारत की न्याय प्रणाली जो है वह एकीकृत है। क्या है, एकीकृत। ठीक है। सबसे नीचे आपको अधीनस्थ न्यायालय है, उससे ऊपर जो है उच्च न्यायालय है पिरामिड के जैसा, और सबसे ऊपर जो है वह उच्चतम न्यायालय है। ठीक है। और उच्चतम न्यायालय के अधीन है उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के अधीन है अधीनस्थ न्यायालय। तो भारत की जो न्याय प्रणाली है वो आपको क्या है, एकीकृत है, इंटेग्रेटेड है। ठीक है। ऐसा नहीं है जैसे आपको भारत का जो राजनीतिक व्यवस्था है तो उसमें ये निर्धारित है ना कि केंद्र सरकार इन 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 विषय पर कानून बनाएगी, राज्य सरकार इन इन विषय पर कानून बनाएगी। आपको न्यायालय के संबंध में ऐसा कुछ नहीं है कि उच्चतम न्यायालय केवल इस विषय की सुनवाई करेगी, उच्च न्यायालय केवल इस विषय की सुनवाई करेगी, दोनों का अधिकार क्षेत्र बटा हुआ, ऐसा तो कुछ नहीं है न। आपको यदि लोअर कोर्ट से नहीं मिलता है न्याय तो आप अपील करते हैं हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से नहीं मिलता है तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं। तो कहने का मतलब भारत की जो न्याय प्रणाली है वो क्या है, आपको एकीकृत है, जिनके शीर्ष पर टॉप में आपको सुप्रीम कोर्ट है, उससे नीचे जो है आपको उच्च न्यायालय है, और उच्च न्यायालय के अधीन जो है अधीनस्थ न्यायालय है। तो भारत की न्याय प्रणाली क्या है, एकीकृत है। समझ गए आप लोग। तो 24 क्वेश्चन हो गया और 25वां क्वेश्चन देखिए, किस महिला ने उत्तर पूर्व के राज्यों के कुछ क्षेत्रों में जो सशस्त्र सेना अधिनियम है, जिसको आपसा भी कहा जाता है, उनका विरोध करते हुए लंबा अनशन किया। तो ये आपको इरोम शर्मिला है, जो कहाँ की है, मणिपुर की। कहाँ की, मणिपुर, जहाँ पर अभी बहुत ज्यादा क्या चल रहा है, हिंसा की वारदातें चल रही है। तो मणिपुर की इरोम शर्मिला जो है बहुत लंबे समय तक वो अस्पताल में उनको रखा गया था, और आपको नाक के द्वारा तरल रूप में भोजन दिया जाता था जिंदा रखने के लिए। ठीक है। इरोम शर्मिला ने लंबे समय तक अनशन किया कि वहां पर जो सशस्त्र सेना अधिनियम है, जिसके तहत वहां पर भारत की सेना जो है रहती है, और कुछ यदि ऐसा कुछ मामला घटता है तो एक्शन लेती है। तो इस चीज का उन्होंने वहां पर क्या किया था, विरोध किया था। इरोम शर्मिला मणिपुर की थी, लंबा अनशन किया था। ठीक है। तो ये 25 क्वेश्चन खत्म हो गए आप लोगों के। इस तरह समझाते हैं तो सब आसान लगता है। अब हम क्लास तो करवाएंगे ही, और ज्यादा से ज्यादा हम टेस्ट पेपर और फिर उसका डिस्कशन, ठीक है, ये चीज जो है करवाते रहेंगे। तो इससे क्या होगा, आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होता रहेगा। तो अभी हम तत्काल यहीं पर छोड़ेंगे, लेकिन दिन के 1 बजे से, ठीक है, दिन के 1 बजे आप लोग तैयार रहिएगा। और उस समय जो है फिर 2 गो टेस्ट पेपर और, यानी पिछला जो भी टेस्ट पेपर है उसको कल तक में क्लियर कर लेना है, डिस्कस कर लेना है। तो 2 गो टेस्ट पेपर जो है उस पर जो है आपको 1 बजे से डिस्कशन करवा देंगे। ठीक है।